स्वागत। आज हम गोता लगा रहे हैं भूगोल के अध्याय 8 में, अर्थव्यवस्था और व्यवसाय। और हमारे पास जो सामग्री है वो खास तौर पर महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे किसी विद्यार्थी के नोट से ली गई लगती है। तो मिशन साफ है, भारत और ब्राजील की अर्थव्यवस्थाएं कैसी हैं, लोग क्या काम करते हैं, इनकी तुलना करना और हाँ, परीक्षा के लिए क्या सबसे जरूरी है उसे समझना। हमारे सामने कुछ आंकड़े हैं, नक्शे भी हैं और कुछ भौगोलिक बातें भी। तो चलिए शुरू करते हैं, इसे खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। बिल्कुल। देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था ना वो वहां की आर्थिक गतिविधियों का एक आईना होती है, एक तरह से। आज हम भारत और ब्राजील, ये दो बहुत महत्वपूर्ण विकासशील देश हैं, इनकी अर्थव्यवस्थाओं और व्यवसायों को जरा देखेंगे। और हाँ, हम ये भी समझेंगे कि इनमें क्या एक जैसा है और क्या अलग है, जो परीक्षा के लिए भी जानना जरूरी है। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। हमारे पास 1960 से 2016 तक का एक ग्राफ है, जिसमें अमेरिका, भारत और ब्राजील की सकल राष्ट्रीय आय यानी जीएनआई दिखाई गई है। पहली नजर में क्या समझ आता है इससे? देखिए, ये ग्राफ काफी सीधी कहानी कहता है। अमेरिका जाहिर है एक विकसित देश, तो जीएनआई के मामले में वो बहुत बहुत आगे है। अब भारत और ब्राजील ये विकासशील देश हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 1960 के आसपास ना ब्राजील का जीएनआई भारत से ज्यादा था। अच्छा, 1960 में ब्राजील आगे था। हाँ, लेकिन फिर देखिए 2016 तक आते आते भारत का जीएनआई ब्राजील से काफी ज्यादा हो गया है। ये पिछले कुछ दशकों में भारत की जो तेज आर्थिक तरक्की हुई है ना, उसका एक साफ इशारा है। तो मतलब कुल आर्थिक ताकत के मामले में भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ा है हाल के दशकों में। लेकिन फिर एक और आंकड़ा है, ये प्रति व्यक्ति आय वाला, जो तालिका में दिया है। इसमें 2016 में ब्राजील लगभग 8,840 अमेरिकी डॉलर दिखा रहा है और भारत सिर्फ 1,680। तो कुल आय में भारत आगे, पर प्रति व्यक्ति में इतना पीछे, ये कैसे? इसका क्या चक्कर है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर आंकड़ों को ठीक से समझने की जरूरत पड़ती है। इसका सीधा सा जवाब है जनसंख्या। भारत की आबादी इतनी विशाल है कि जब आप देश की कुल कमाई को हर एक व्यक्ति पर बांटते हैं ना, तो वो औसत हिस्सा ब्राजील के मुकाबले काफी कम हो जाता है। ओह, तो आबादी का खेल है ये। बिल्कुल। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये विकासशील देशों के लिए एक बड़ी चुनौती भी दिखाता है कि आर्थिक विकास का फायदा ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचे। परीक्षा के लिए ये जीएनआई और प्रति व्यक्ति आय का जो अंतर है, उसे समझना बहुत जरूरी है। समझ गया। मतलब पूरी तस्वीर देखने के लिए दोनों आंकड़े जरूरी हैं। चलिए अब अर्थव्यवस्था के अंदर झांकते हैं। हम जानते हैं कि 3 मुख्य क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक, जिसमें खेती खनन वगैरह आता है, द्वितीयक यानी उद्योग, और तृतीयक यानी सेवाएं। तो ये जो पाई चार्ट्स दिए हैं, वो इन क्षेत्रों के जीडीपी में योगदान के बारे में क्या खास बता रहे हैं? हाँ, ये पाई चार्ट्स ये परीक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। तुलना करने में आसानी होती है। देखिए, ब्राजील के जीडीपी में 2016 में सबसे बड़ा हिस्सा, करीब 67%, वो तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र का था। भारत में भी ट्रेंड वही है, सेवा क्षेत्र का ही दबदबा है, लगभग 57%। अच्छा, दोनों में सर्विस सेक्टर का बोलबाला है जीडीपी में। हाँ, और द्वितीयक यानी औद्योगिक क्षेत्र का योगदान दोनों में लगभग एक जैसा है, 24-27% के बीच। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जीडीपी में सबसे कम है। ब्राजील में तो सिर्फ 5.5% और भारत में थोड़ा ज्यादा, करीब 19%। ठीक है, तो जीडीपी के हिसाब से तो दोनों देशों में सेवाएं सबसे आगे हैं। पर क्या यही कहानी रोजगार में भी दिखती है? मतलब लोग सबसे ज्यादा काम किस क्षेत्र में कर रहे हैं? यहीं पर तस्वीर एकदम बदल जाती है और ये भारत और ब्राजील के बीच एक बुनियादी फर्क को दिखाता है। भारत में आज भी आप देखिए, लगभग आधी, मतलब 48.8% काम करने वाली आबादी, वो अपनी रोजी रोटी के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर, खासकर खेती पर निर्भर है। सोचिए, क्या बात कर रही हैं? मतलब जीडीपी में सबसे कम योगदान और रोजगार सबसे ज्यादा लोगों को। ये तो बड़ा अजीब है। बिल्कुल, ये एक बड़ा विरोधाभास है। जबकि ब्राजील में स्थिति बिल्कुल अलग है। वहां सिर्फ 10% लोग प्राथमिक क्षेत्र में हैं, सबसे ज्यादा करीब 71% लोग वो तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र में काम करते हैं। अच्छा, तो ब्राजील में जहां से ज्यादा पैसा आ रहा है, वहीं ज्यादा लोग काम भी कर रहे हैं। हाँ, मोटे तौर पर द्वितीयक क्षेत्र में रोजगार का हिस्सा दोनों देशों में करीब करीब बराबर सा है, 19-24% के बीच। तो इसका मतलब
ये हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक तरह की पहेली है। कमाई सेवाओं से ज्यादा, पर लोग अभी भी जमीन से जुड़े हैं अपनी आजीविका के लिए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वो डिस्कनेक्ट है ना? ये दिखाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बदल तो रही है, लेकिन रोजगार के मौके उतनी तेजी से कृषि से हटकर दूसरे क्षेत्रों में नहीं बन पा रहे हैं। इसीलिए भारत को आज भी हम कृषि प्रधान देश कहते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी आज भी खेती पर ही निर्भर है। ये पॉइंट परीक्षा के लिए बहुत बहुत अहम है। स्रोत में एक तालिका भी है जो सरकारी और निजी मालिकाना हक की बात करती है। जैसे भारत में रेलवे ज्यादातर सरकारी है, बैंकिंग में सरकारी और निजी दोनों हैं। ब्राजील में भी स्वास्थ्य शिक्षा में मिश्रित व्यवस्था दिखती है। इससे अर्थव्यवस्था का प्रकार कैसा पता चलता है? हाँ, वो तालिका साफ करती है कि भारत और ब्राजील दोनों ही मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं यानी मिक्स्ड इकोनॉमीज हैं। मतलब यहाँ ना तो सब कुछ सरकार के हाथ में है और ना ही सब कुछ प्राइवेट कंपनियों के। दोनों का रोल है। ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो पता होना चाहिए। चलिए अब जरा प्राथमिक क्षेत्र की कुछ खास गतिविधियों पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। कृषि से शुरू करते हैं। ब्राजील, नाम सुनते ही कॉफी याद आती है। वहां खेती का क्या नजारा है? कौन सी फसलें मुख्य हैं और कहाँ उगती हैं? नक्शा भी है शायद। बिल्कुल, ब्राजील और कॉफी का तो गहरा नाता है। यहाँ खेती ज्यादातर ऊंची जमीन वाले इलाकों और तट के पास होती है। खाने वाली फसलों में चावल और मक्का अहम है, खासकर देश के बीच वाले हिस्से में। लेकिन ब्राजील की असली पहचान तो नकदी फसलें हैं। कॉफी, जैसा आपने कहा, सबसे ऊपर। ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है कॉफी का। सबसे बड़ा? अच्छा। हाँ, खासकर मिनास गेरेस और साओ पाउलो राज्य। इसके अलावा कोको, रबर, सोयाबीन ये भी बहुत बड़ा निर्यात आइटम है। और गन्ना, ये प्रमुख हैं। फल भी खूब होते हैं, केला, अनानास, संतरे। और हाँ, वहाँ घास के मैदानों में पशुपालन भी बड़े पैमाने पर होता है, खासकर बीफ के लिए। कॉफी, सोयाबीन, बीफ, ठीक है। अब भारत की तरफ आते हैं। यहाँ कृषि का क्या रूप है? क्या यहाँ भी नकदी फसलें हावी हैं या कहानी कुछ और है? भारत में कृषि की कहानी थोड़ी अलग है। जैसा हमने पहले देखा, जीडीपी में इसका हिस्सा ब्राजील से ज्यादा है और कहीं ज्यादा लोग इस पर निर्भर हैं। यहाँ की करीब 60% जमीन पर खेती होती है, जो बहुत बड़ा इलाका है। पर मुख्य फर्क ये है कि भारतीय कृषि ज्यादातर निर्वाह प्रकार की है। मतलब किसान ज्यादातर अपने परिवार के खाने के लिए उगाते हैं, बेचने के लिए कम। अच्छा, मतलब सब्सिस्टेंस फार्मिंग। बिल्कुल। मुख्य खाद्य फसलें हैं चावल, जो सबसे जरूरी है, फिर गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का। नकदी फसलें भी हैं, ऐसा नहीं है। गन्ना है, कपास है, जूट है, चाय, कॉफी। हाँ, भारत में भी दक्षिण में होती है। और रबर। और भारत फल और सब्जियों का भी एक बहुत बड़ा उत्पादक है दुनिया में। तो भारत में खाद्य सुरक्षा का एंगल ज्यादा मजबूत लगता है। ठीक है, कृषि के बाद आते हैं खनन पर। जमीन के नीचे क्या है? ब्राजील के खनिज और खनन क्षेत्रों के बारे में क्या खास पता चलता है? नक्शे से कुछ अंदाजा लगता है? हाँ, नक्शा दिखाता है कि ब्राजील का जो पूर्वी हिस्सा है, जिसे ब्राजीलियन शील्ड कहते हैं, वो खनिजों से भरा पड़ा है। यहाँ लॉ अयस्क यानी आयरन ओर बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में है और ब्राजील इसका बड़ा निर्यातक भी है। इसके अलावा मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, तांबा ये सब भी मिलते हैं। लेकिन एक मजेदार बात है। क्या? देश के अंदरूनी हिस्से जैसे अमेज़न बेसिन, वहां खनिज होने की संभावना तो है, पर खनन बहुत सीमित है। क्यों? पहुंचने में मुश्किल है क्या? हाँ, बिल्कुल। मुख्य कारण वही है, दुर्गमता। घने जंगल हैं, नदियां हैं, वहां पहुंचना, सामान ले जाना मुश्किल है। फिर पूरी जानकारी का भी अभाव है और पर्यावरण की चिंताएं भी हैं। इसलिए ज्यादातर खनन तट के पास ही होता है, जहां से बाहर भेजना आसान। समझ गया। और भारत में खनन की क्या तस्वीरें? परीक्षा के लिए कौन से नाम या इलाके खास तौर पर याद रखने चाहिए? भारत के लिए तो देखिए, एक नाम तो बिल्कुल रट लेना चाहिए, छोटा नागपुर पठार। इसे खनिजों का भंडार कहते हैं। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। यहाँ आपको कोयला, लोहा, मैंगनीज, बॉक्साइट, अब्रक सब कुछ मिलेगा। कोयले के लिए खासकर छत्तीसगढ़ में कोरबा और पूर्वी महाराष्ट्र याद रखें। ठीक है, छोटा नागपुर पठार और कोरबा। हाँ, तेल और गैस के लिए असम में डिगबोई, ये सबसे पुराना है। समुद्र में मुंबई हाय और गुजरात में कलोल कोयाली। हाल में गोदावरी बेसिन में भी गैस मिली है। लोहे के लिए पूर्वी क्षेत्र तो है ही, कर्नाटक में कुद्रेमुख भी महत्वपूर्ण है। और हाँ, राजस्थान अपने संगमरमर के लिए बहुत मशहूर है।
ओके, ये नाम याद रखने में अब जमीन से निकलकर समंदर की तरफ चलते हैं। मछली पालन। दोनों देशों के पास काफी लंबा समुद्र तट है, तो इस व्यवसाय में क्या खास है? हाँ, दोनों के पास करीब 7,500 किलोमीटर का तट है, तो समुद्री मछली पालन तो अहम है ही। ब्राजील में दक्षिण अटलांटिक तट पर एक खास भौगोलिक स्थिति बनती है। वहां गर्म ब्राजील धारा और ठंडी फॉकलैंड धारा आपस में मिलती हैं। अच्छा, गर्म और ठंडी धाराएं। हाँ, और जहां ये मिलती हैं वहां प्लैंकटन बहुत पनपते हैं जो मछलियों का खाना है, तो वो इलाका मछली पकड़ने के लिए बहुत अच्छा बन जाता है। स्वॉर्डफिश, झींगा, लॉबस्टर वहां ज्यादा मिलते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अमेज़न जैसी इतनी बड़ी नदी होने के बावजूद भी ब्राजील में अंदरूनी यानी मीठे पानी का मछली पालन ज्यादा विकसित नहीं है। ओह, ये तो अजीब है। और भारत में क्या यहाँ भी समुद्री मछली ही ज्यादा पकड़ी जाती है? नहीं, भारत में कहानी बिल्कुल उल्टी है। यहाँ कुल मछली उत्पादन का लगभग 60%, सोचिए 60%, अंदरूनी यानी मीठे पानी से आता है। हाँ, नदियों से, तालाबों से, झीलों से कतला, रोहू जैसी मछलियां इसमें मुख्य हैं। 60% अंदरूनी, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, समुद्री मछली पालन जो करीब 40% है, वो भी महत्वपूर्ण है। पश्चिमी तट पर सार्डिन, मैक्रेल, बॉम्बे डक और पूर्वी तट पर हॉर्स मैक्रेल, क्लोपिड्स वगैरह मिलते हैं। भारत के लिए मछली पालन सिर्फ खाना नहीं है, ये रोजगार, पोषण और विदेशी मुद्रा कमाने का भी एक बड़ा साधन है। केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य इसमें बहुत आगे हैं। ये काफी दिलचस्प फर्क है दोनों देशों में। ठीक है, अब प्राथमिक से आगे बढ़ते हैं द्वितीयक क्षेत्र यानी उद्योगों पर। ब्राजील में उद्योग कहाँ लगे हैं और किस तरह के हैं? वही इलाके हैं जहां जनसंख्या ज्यादा है, साधन है, पैसा है। पारंपरिक उद्योगों के साथ साथ लोहा इस्पात, गाड़ियां बनाने वाले यानी ऑटोमोबाइल, पेट्रोकेमिकल्स जैसे भारी उद्योग यहीं पर केंद्रित हैं। और हाँ, हाल के सालों में टेक्नोलॉजी वाले उद्योग भी पनप रहे हैं। भारत की बात करें तो यहाँ उद्योगों का फैलाव उतना एक जैसा नहीं है। ये बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि कच्चा माल कहाँ है, बिजली पानी कहाँ है, पैसा कहाँ लग रहा है। पारंपरिक उद्योग जैसे सूती कपड़ा महाराष्ट्र, गुजरात, जूट पश्चिम बंगाल, चीनी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश अपनी जगह है। लेकिन आधुनिक उद्योग जैसे लोहा इस्पात, खासकर वो छोटा नागपुर पठार वाला इलाका, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, ऑटोमोबाइल, सीमेंट और आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी भी तेजी से बढ़े हैं। और तेल रिफाइनरी वगैरह? हाँ, तेल रिफाइनरी या तो तेल क्षेत्रों के पास है जैसे डिगबोई, कोयाली, या फिर बाजार के पास जैसे मथुरा, बरौनी। नमक उत्पादन में गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु आगे है। और बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद जैसे शहर तो अब आईटी हब बन ही चुके हैं। स्रोत में ओएनजीसी, सीएलडब्ल्यू जैसे कई भारतीय कंपनियों के लोगो भी दिए हैं जो दिखाते हैं कि यहाँ कितनी तरह के उद्योग हैं। बिल्कुल। उद्योगों के बाद नंबर आता है व्यापार का। लेना और देना, आयात और निर्यात। कौन सा देश क्या बेचता है, क्या खरीदता है, और इनके मुख्य दोस्त कौन है व्यापार में? ब्राजील को देखें तो वो मुख्य रूप से कच्चा माल और खेती के उत्पाद बेचता है, जैसे लौह अयस्क, कॉफी, कोको, चीनी, संतरे, सोयाबीन। और खरीदता क्या है? बनी बनाई चीजें, मशीनें, केमिकल्स, खाद, गाड़ियां और हाँ, खनिज तेल यानी पेट्रोलियम। इसके मुख्य व्यापारिक साथी जर्मनी, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन वगैरह हैं। भारत भी है। भारत के निर्यात में थोड़ी ज्यादा विविधता है। हम चाय, मसाले, चमड़े का सामान, कपड़े, इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी सर्विसेज बेचते हैं। लौ अयस्क भी हम बेचते हैं। और खरीदते क्या है? सबसे ज्यादा तो पेट्रोलियम यानी कच्चा तेल, फिर मशीनें, मोती और कीमती पत्थर, सोना चांदी। हमारे मुख्य व्यापारिक साथी अमेरिका, यूएई, चीन, यूके, जर्मनी, रूस है। स्रोत में कुछ ग्राफ भी दिए हैं व्यापार संतुलन पर और जीडीपी में व्यापार के हिस्से पर। एक ग्राफ खास तौर पर भारत ब्राजील व्यापार दिखा रहा है। क्या इन दोनों देशों के बीच व्यापार में कुछ खास हो रहा है? हाँ, बिल्कुल। खासकर जब से ये ब्रिक्स समूह बना ना, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका, तब से भारत और ब्राजील के बीच साझेदारी और व्यापार दोनों बढ़े हैं। भारतीय कंपनियां ब्राजील जा रही हैं आईटी, फार्मा, ऊर्जा, खेती, खनन जैसे क्षेत्रों में, और ब्राजील की कंपनियां भारत आ रही हैं ऑटोमोबाइल, आईटी, माइनिंग, बायोफ्यूल जैसे क्षेत्रों में। तो हाँ, आपसी लेन देन बढ़ रहा है।
अच्छा, परीक्षा के लिए कुछ और छोटी मोटी बातें जो ध्यान में रखनी चाहिए इन स्रोतों से, जो शायद ऑब्जेक्टिव सवालों में काम आ जाए। जरूर। जैसे एक सामान्य ज्ञान की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ज्यादातर अमेरिकी डॉलर चलता है, ब्राजील की मुद्रा रियाल है और भारत के रुपया INR। ये पता होना चाहिए। एक और अहम बात है कि भारत की तरह ब्राजील ने भी GST जैसा टैक्स सिस्टम लागू किया है, हालांकि उनका सिस्टम थोड़ा अलग है और पहले से विकसित हो रहा था। और एक मजेदार फैक्ट कॉफी के बारे में हाँ, बताइए। कि ब्राजील आज भले ही कॉफी का बादशाह है, पर कॉफी वहां की मूल फसल नहीं है। वो अफ्रीका के इथियोपिया से आई थी। 18वीं सदी में फ्रांसीसी लोग उसे ब्राजील लाए थे और वहां कॉफी के बड़े बड़े बागानों को फजेंडा कहते हैं। ये नाम शायद पूछ लिया जाए। फजेंडा, अच्छा नाम है। ठीक है, तो ये थी भारत और ब्राजील की अर्थव्यवस्थाओं और व्यवसायों की एक झलक। हमने देखा कि दोनों विकासशील हैं, दोनों मिक्स्ड इकोनॉमीज हैं, सेवा क्षेत्र GDP में दोनों जगह आगे हैं, लेकिन रोजगार के मामले में खासकर कृषि पर भारत की जो निर्भरता है वो एक बड़ा अंतर है। हाँ बिल्कुल, हमने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों के योगदान को देखा, कृषि में कॉफी, चावल, निर्वाह खेती का फर्क समझा, खनन में लौह अयस्क और छोटा नागपुर पठार की अहमियत जानी, मछली पालन में समुद्री और आंतरिक का अंतर देखा, उद्योगों के वितरण और प्रकार पर बात की और व्यापार में निर्यात, आयात और साझेदारों को समझा। SSC परीक्षा के लिए ये तुलना वाले पॉइंट्स, खास फसलें, खनिज, उद्योग, उनके इलाके, GDP और रोजगार के प्रतिशत, खासकर भारत ब्राजील का अंतर और ब्रिक्स जैसी बातें याद रखना बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि इस चर्चा से ये अध्याय समझने में और परीक्षा की तैयारी करने में सबको मदद मिलेगी। ये सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये अर्थव्यवस्थाएं चलती कैसे हैं, है ना? बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मैं छोड़ जाती हूँ सबके सोचने के लिए। भारत और ब्राजील दोनों तेजी से बदल रही अर्थव्यवस्थाएं हैं। भविष्य में ये कैसे दिखेंगी? क्या ये विकसित देशों के मॉडल को पूरी तरह अपना लेंगी या फिर अपनी एक अलग खास पहचान बनाए रखेंगी? इस पर सोचना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।